इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का जो क्वांटमीकरण होता है उसके बारे में जानेंगे। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट यहाँ पे उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा हम आपको रिकैप दे देते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलो समझो, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि देखो चार्ज जो है वो किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के पूर्णांक गुणक के बराबर होता है। जैसे देखो मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, सबसे छोटा चार्ज, तो सबसे छोटा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ये सबसे छोटा चार्ज है, ठीक है। अभी चाहे निगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो निगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज तो इतना ही क्या होगा पॉजिटिव। तो ये जो है सबसे छोटा चार्ज है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई बॉडी चार्ज होता है, जैसे यहां पे हमारे पास एक बॉडी है और एक दूसरा बॉडी है, ठीक। तो दोनों अभी मान लो न्यूट्रल है, दोनों कितना है न्यूट्रल है, ये भी है न्यूट्रल, ये भी उदासीन है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है। और हमें क्या करना है, एक दूसरे को चार्ज करना है। तो रबिंग करेंगे यानी एक दूसरे को रब करेंगे, एक दूसरे को रगड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो होगा क्या कि जब रगड़ेंगे तो इट में भी कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के और दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसी तरह या फिर n इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव नंबर में जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। 3/2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। 5/9 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। -2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन या तो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा, यानी हमेशा धनात्मक पूर्णांक में जाएगा, ठीक है। तो जब भी चार्ज क्रिएट होगा, अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो एक पॉजिटिव यहां पे आएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। उसी तरह अगर n इलेक्ट्रॉन चला गया तो n इलेक्ट्रॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इस पे चार्ज आ जाएगा। उसी तरह बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, इतना निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से जाएगा तो इतना निगेटिव चार्ज लेके जाएगा, यानी जहां जाएगा उसको निगेटिव चार्ज में बदल देगा और जहां से जाएगा उसको पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में बदल देगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज यहां पे होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन आया तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज हुआ। n इलेक्ट्रॉन आया तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज हुआ। यानी जब भी चार्ज होगा वो डिस्क्रेट मैनर में होगा। किस मैनर में, डिस्क्रेट, यानी कि चार्ज जो है वो पूर्णांक गुणक होगा फंडामेंटल चार्ज का, ठीक है। तो देख रहे हो कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे निगेटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के पूर्णांक गुणक के रूप में रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के पूर्णांक गुणक के रूप में, जहां E का मान आपको लेना है हमेशा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n जो है ये है इंटीजर, ये क्या है इंटीजर्स है, यानी कि पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। n = 0 रह सकता है, 1 2 3 इस तरह से इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण।
समीकरण। अब चलते हैं इस पे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसको करते हैं। और यहां पे आए हो तो यहां पे क्वेश्चन अच्छे लेवल का ही मिलेगा। आप सोचोगे कि इस तरह के सवाल करवाइए कि सर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे 5 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बताइए कि कितना चार्ज आ गया, तो ये सब हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम जो भी करेंगे मेरा एक लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से ही करेंगे। मतलब हमारा जो टारगेट है वो जेई और जेई मेन और उसके बाद नीट का जो एग्जाम है उसके लिए हम लोग स्पेशली ये सब कर रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, और अच्छा कुछ सीखना है तो जरूर लास्ट तक वीडियो देखा करो, सारे लेक्चर देखा करो, टोटल लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। अभी कुछ ज्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, मात्र दो या 3 लेक्चर पहले हैं, उसको देख लो, कंटिन्यू करो तो रेगुलर करो। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत डिप्थ में पढ़ने वाले हैं हम लोग और अच्छे से समझ के करने वाले हैं। और एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन, अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी कुलम्स ना आने दो, उसके बाद लेवल दिखाएंगे हम तुमको। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन है ए कप कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर। एक कप में 250 ग्राम जल है। फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। तो टोटल पॉजिटिव, जैसे अपने पास कह रहा है कि देखो 250 ग्राम, एक कलर चेंज कर लू मैं, 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम H2O है, समझ रहे हो, वाटर है, 250 ग्राम H2O है। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल पॉजिटिव बताइए, टोटल पॉजिटिव चार्ज बताइए कि कितना होगा। ठीक, तो आप समझ रहे हो, जरा ध्यान से देखो, वाटर का अगर हम मोलर मास की बात करें, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास का मतलब होता है, मोलर मास का मतलब होता है कि एक मोल का मास, एक मोल का मास का मतलब होता है मोलर मास। ठीक है, और एक मोल का मास का मतलब कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु या 23 मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, 23 अणु या 23 मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, एटम है तो एटम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, बट एक मोल का मतलब इतना ही लेना है। तो मोलर मास हम जानते हैं कि वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, सबको पता है, हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, 16 हो 2 18 ग्राम पर मोल हो गया। तो एक मोल का मास यानी कि इतने अणुओं का मास, इतने अणुओं का मास 18 ग्राम है। ठीक है, इतने अणुओं का मास कितना है, 18 ग्राम है। ठीक है, मोलर मास का मतलब ही होता है एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना है। तो वाटर एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है, जल H2O अणु है। ठीक है, तो H2O के इतने अणुओं का मास इतना है। तो हमें कहा कि 250 ग्राम है भाई, 250 ग्राम। तो जरा ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं कि 18 ग्राम जो वाटर है, 18 ग्राम उसका कितना है, उसमें अणु है 6.022 गुने 10 के पावर 23, इतने अणु है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना अणु होगा। तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 और बटा में आ जाएगा 18, 18 आ जाएगा, इतने अणु। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 250 ग्राम है। कितना है वाटर, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम है तो ये 18 ग्राम है और 250 ग्राम से गुना कर देंगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और उसके बाद यहाँ पे कितना है, 18 आ जाएगा, सॉरी 18 है, हाँ सही है। और कितना का चाहिए, 250 ग्राम का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 ग्राम से। ठीक है, यानी 250 ग्राम में वाटर के अणुओं की संख्या इतना है, 250 ग्राम पानी में वाटर के अणुओं का संख्या कितना है, इतना है। ठीक है, इतने अणु है हमारे पास, इतने अणु है, इतने अणु। ठीक, 6.022 गुने 10 के पावर 23 बटा 18 गुने 250, इतने अणु है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, टोटल पॉजिटिव। तो जरा सा और इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। बच्चों पता है कि H2O वाटर का मतलब, वाटर का मतलब H2O का बात हो रहा है, H2O का, H2O का। तो इसमें आप देख रहे हो कि 2 गो हाइड्रोजन है और प्लस 1 ऑक्सीजन का अणु है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन है। अब 2 हाइड्रोजन में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होगा
और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से प्रोटॉन का भी बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में टोटल प्रोटॉन कितने होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि परमाणु संख्या 1 है हाइड्रोजन का, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और प्रोटॉन भी 1 होगा। और उसी तरह से ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना होगा? 8 प्रोटॉन होगा। तो टोटल निगेटिव भी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और टोटल पॉजिटिव भी कितने? 10 प्रोटॉन के बराबर होगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन से कर लो चाहे प्रोटॉन से कर लो, पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव चार्ज पूछता तो निगेटिव रखते, ठीक है। तो 10 प्रोटॉन है, कितना? 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन। तो एगो अणु में 10 गो इलेक्ट्रॉन है, एगो अणु में कितना है? 10 गो इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास टोटल अणु इतने हैं, टोटल अणु इतने हैं। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि टोटल पॉजिटिव बताओ, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे, तो हमारे पास कुल अणुओं की संख्या है 6.022 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। बटा में है 18, ठीक है, और उसके बाद है 250। इतने तो जल के अणु हैं। अब जल के एक अणु में बच्चों 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से गुना करना पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव निकालो चाहे निगेटिव निकालो। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके भाग दे लेना है। तो इस सारा सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा कितना? चलो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 6.022 इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 18 और साथ में क्या होगा? 23 है। 23 में से 19 गया, कितना बचेगा बताओ? 23 में से 19 गया तो 10 के पावर 4 बचेगा। अब केवल रह गया इसको सोल्व करना और सोल्व करके आंसर बताना, ठीक है। 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम्ब, 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम्ब। तो 250 ग्राम वाटर पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7, या इतना ही निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बढ़िया सवाल था इसमें कि पहले हमें क्या करना पड़ा, बोला कि 250 ग्राम वाटर है, तो हम पहले चेक किए कि भाई वाटर का मोलर मास कितना होता है। तो हमें पता चला कि वाटर का मोलर मास H2O का मोलर मास जो है वो 18 होगा। 2 हाइड्रोजन का और 16 मास होता है ऑक्सीजन का, तो 16 और 2 18 ग्राम पर मोल हो गया, यानी एक मोल का मास जो हो गया 18 ग्राम। तो एक मोल का मास 18 ग्राम और एक मोल में अणुओं की संख्या कितना होगा? 6.022 गुने 10 के पावर 23। तो 18 ग्राम में हमारे पास अणु हो गए 6.022 गुने 10 के पावर 23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 18 से भाग दे देंगे। तो 250 ग्राम में कितने होंगे? तो 250 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम देखें कि H2O के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तो 8 उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 प्रोटॉन होंगे। तो टोटल निगेटिव और टोटल पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो यहां पे हम क्या किए, इतने सारे अणु थे और टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना आया एक अणु में? 10, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, या इतना ही प्रोटॉन पे होता है। तो प्लस में तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत? अच्छा लगा? ठीक लगा क्वेश्चन का लेवल? अब चलो आगे बढ़ते हैं और इससे अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। चलो देखो यहां पे, A polythene piece rubbed with wool, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 6 into 10 to the power minus 7 coulomb, ठीक है। The number of electron transferred to polythene from wool is, मतलब ऊन के साथ रगड़े गए किसी पॉलीथीन के टुकड़े में, पॉलीथीन के टुकड़े में कितना चार्ज आया? 6 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम का ऋणात्मक चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया। तो ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी?
उन से पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? उन से पॉलीथीन में, जैसे हमारे पास है ऊन है ऐसे, और यहां पे एक पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन है, इसको रब किए, एक दूसरे का हाथ कुछ रब किए, तो ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया? पॉलीथीन पे। ऊन से कहां चला गया? पॉलीथीन पे। ये उल है, उल, और यहाँ पे पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन पे चला गया, और पॉलीथीन पे गया तो इस पे चार्ज आ गया कितना? 6 गुने 10 के पावर -7 कूलम, इतना का माइनस चार्ज आया। तो Q बराबर दिया हुआ है, Q बराबर -6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो कह रहा है कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यानी N पूछ रहा है, N। तो हम जानते हैं बच्चों कि Q इक्वल टू होता है NE। Q इक्वल टू क्या होता है? NE। तो हमसे पूछ रहा है कि N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N। तो N इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, Q हमारे पास है -6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है, और E इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, इतना होता है। तो हमारा कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, और इसको सोल्व करोगे 19 ऊपर जाएगा, तो 19 में से 7 घटा लेंगे, 10 के पावर आ जाएगा, 10 के पावर कितना आएगा? 19 में से 7 जाएगा तो 12, हाँ 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये 1 पॉइंट माइनस माइनस खत्म हो गया, 1.6 से भाग दोगे, 4 डेढ़ 6 होता है, यानी 3.75 होगा, 3.75। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो जाएंगे? 3.75। Q इक्वल टू NE, याद रखना है फॉर्मूला, Q इक्वल टू NE। बाकी N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q चार्ज जो दिया रहेगा, V इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो कहा कि रगड़े हैं, ऊन को रगड़े हैं पॉलीथीन के साथ, ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलीथीन पे चले गए, तो पॉलीथीन पे भाई इतना चार्ज आ गया, इतना आ गया। तो आप बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? तो Q इक्वल टू NE, N इक्वल टू Q बाई Q का वैल्यू दिया था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भाग दे दिया, आंसर आ गया 3.75 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन गए, इतने इलेक्ट्रॉन गए, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है। वो उसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे है, कह रहा है if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, then the time required to get a total charge of 1 coulomb on the other body is, ठीक है। मतलब क्या? यदि 10 के पावर, ध्यान देना, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जा रहे हैं, प्रत्येक सेकंड एक पिंड से दूसरे पिंड में जा रहे हैं, एक पिंड से दूसरे पिंड में जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जा रहे हैं। तो बताओ कि दूसरे पिंड पर 1 कूलम्ब का आवेश प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? और वर्ष में दिया है, 250 साल लग जाएगा, 100 वर्ष लग जाएगा, 198 वर्ष कि 150 वर्ष, कितना लगेगा? तो हमारा क्वेश्चन है कि देखो भाई, हमारा क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है कि 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड 10 टू द पावर 9 कूलम्ब की इलेक्ट्रॉन क्या है? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 9 चार्ज नहीं, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितना में? 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो बताओ, देखो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना का निगेटिव चार्ज होता है। अभी हम साइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना का निगेटिव चार्ज होता है, ठीक, सही बात है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, और यहां पे 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 सेकंड में। तो बताओ कि 1 सेकंड में टोटल चार्ज कितना जा रहा है?
एक सेकंड में टोटल कितना चार्ज, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, अब एक सेकंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बताओ कि एक सेकंड में टोटल चार्ज कितना जा रहा है, इलेक्ट्रॉन में इतना जा रहा है, अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना जा रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब चार्ज जा रहा है एक सेकंड में। एक सेकंड में इतना चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा रहा है। तो देखो भाई इतना कूलम्ब चार्ज यानी कि सिंस हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड में। कितना में 1 सेकंड में। ठीक है, तो इसीलिए आप हमको बताओ कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना में ट्रांसफर होगा, 1 कूलम्ब चार्ज कितना सेकंड में ट्रांसफर होगा। तो 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर होगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इतना में जाएगा, इतना सेकंड में जाएगा, इतना सेकंड में जाएगा। तो यही तो सवाल में पूछ रहा है कि बताओ कि 1 कूलम्ब चार्ज जाए में कितना समय लगेगा, 1 कूलम्ब में कितना समय लगेगा। तो 1 कूलम्ब में समय लगेगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सेकेंड। लेकिन हमारा जो आंसर है उस सेकेंड में आया है, बट हमें चाहिए किसमें, हमें चाहिए आवर वर्ष में, कि कितना वर्ष में। तो देखो भाई निकालते हैं इस सेकेंड को वर्ष में कैसे चेंज करेंगे, कै साल में जाएगा। ठीक है, कै साल में जाएगा। तो देखते हैं, देखो यहां पे हमारे पास सेकेंड में कितना है 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, नहीं यहां पे क्या है, यहां पे 10 आ गया है हमारा, 10 टू द पावर माइनस 10 यहां से ही गया, तो 10 टू द पावर माइनस 10। तो 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है। ठीक है, 10 है, 10 इसमें है सेकेंड में। तो सेकेंड को पहले ये बताओ कि सेकेंड को अगर हमको मिनट में चेंज करना है तो 60 से भाग दे देंगे, फिर घंटा में चेंज करना है, आवर में चेंज करना है तो 60 से फिर भाग दे देंगे। यानी सीधे सीधे अगर हम जानते हैं कि एक घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो अगर हम 3600 से भाग दे दें, इसमें 3600 से भाग दे दे तो अभी किस में हो गया, घंटा में चेंज हो गया कि नहीं, आवर में चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है बताओ, एक दिन में पूरा एक दिन रात मिला के 24 घंटा होता है। तो अगर हम इसमें ये घंटा में चेंज हो गया है, अगर इसको हम 24 से भाग दे दे तो दिन में चेंज हो गया, 24 से भाग दे दे तो किस में चेंज हो गया, दिन में चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 से भाग दे दिए तो दिन में चेंज हो गया। अब हम जानते हैं कि अब दिन को साल में चेंज करना है, तो एक साल में 365 दिन होता है, तो अब हम इसमें 365 से भाग दे देंगे, 365 से भाग दे देंगे। तो बस इसी को अब क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये 10 के पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1.6 इंटू 3600 गुने 24 गुने 365। अभी जब पूरा आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद अब क्या करना है, 10 पे 10 जीरो, उसके बाद सोल्व कर लेना। तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो काट भी सकते हो आप। ठीक है, मतलब बहुत कुछ इसमें से कटेगा, कितना कटेगा, काटूं क्या, देखो काटते हैं, यहां पे थोड़ा छोटा करते हैं काटने के लिए, चलो काटने के लिए छोटा करते हैं। तो ऊपर है 10 के पावर 10 और नीचे है 1.6, तो ऐसे छोड़ दो, इसको कर दो 3.6 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, फिर इसको कर दो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। अब इसको कर दो 3.65 इंटू 10 टू द पावर, ये भी 2 हो जाएगा। तो अब कितना कट गया, 3 4 2 6, तो ऐसे कट गया। तो ऊपर बचेगा 10 टू द पावर 4 और नीचे बचेगा 1.6 इंटू 3.6 इंटू 2.4 इंटू 3.65, इतना बचेगा। ठीक है, अब इसको भाग दोगे तो ये टोटल आ जाएगा 198 ईयर्स। कितना आ जाएगा, 198 ईयर्स आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक सेकंड में।
तो 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हम ज्ञात करते हैं कि आखिर 1 सेकंड में चार्ज कितना जा रहा है। तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, इतना का निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहा है तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो यानी कि इतना कूलम चार्ज होगा 1 सेकंड में। तो हम बोले कि देखो भाई इतना कूलम चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है, तो 1 कूलम चार्ज तो इतना बटा इतना सेकंड में जाएगा। अब मेन काम यही था, सेकंड को किसमें चेंज करना था, ईयर में, साल में चेंज करना था। तो इतना सेकंड था, अब इसमें 3600 से भाग दिए तो घंटा में चेंज हो गया, इसमें 24 से भाग दिए तो दिन में चेंज हो गया, 365 से भाग दिए तो साल में चेंज हो गया। टोटल करने के बाद 198 ईयर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, तो 198 साल हो जाएगा, 198 साल। ठीक है, 198 साल इस तरीके से यहां पे बनाया हुआ है, टोटल सॉल्यूशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे, देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट ए चेंज ऑफ प्लस चार्ज ऑफ प्लस 2.4 कूलम। 2.4 कूलम का चार्ज जो है हमको कहां पे लाना है, सिल्वर डॉलर पे। ठीक है, सिल्वर डॉलर पे 2.4 कूलम का चार्ज लाना है। कितना इलेक्ट्रॉन हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। बोल रहा है कितना संख्या में इलेक्ट्रॉन निकालने की इतना चार्ज यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो चलो देखो इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या क्या होगी जिसे किसी विद्युत उदासीन, पहले से न्यूट्रल है, विद्युत उदासीन सिल्वर डॉलर को प्लस 2.4 कूलम का आवेश प्रदान करने के लिए उससे निकाला जाना चाहिए। देखो क्वेश्चन में हमें दे दिया कि Q जो है वो प्लस 2.4 कूलम है। ठीक है, पूछ रहा है कितना संख्या में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकाले हम, यानी कि किसका वैल्यू पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन ई होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, Q इक्वल टू एन ई। अब यहां पे हमें चाहिए n, तो n इक्वल टू लिखेंगे Q बाई ई, Q बाई ई लिखेंगे। ठीक है, Q बाई ई लिखेंगे, तो यहां पे n इक्वल टू आ जाएगा, Q कितना दिया है 2.4 कूलम्ब दिया है, और हम जानते हैं कि E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैग्नीट्यूड में हम बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि नंबर निकालना है। ठीक है, नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां पे सॉरी प्लस माइनस एन ही हम यूज करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस सिंबल का यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली लिखो, इतना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब इसमें छोटे मोटे जो लोग होंगे उसको परेशानी होगा कि भाई आप माइनस नहीं लिखे, प्लस माइनस होता है, तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कूलम से कूलम कट गया, नंबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, देखो पॉइंट से पॉइंट तो ये गयो। ठीक है, और 2.4 8 से 3 बार में 24 कट जाएगा, और 8 से 2 बार में 16 कट जाएगा। ठीक है, ये 8 से 3 बार में 24 और 8 से 2 बार में 16, यानी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करोगे, वहां से निकालोगे, तब जाके प्लस 2.4 कूलम का चार्ज आएगा, यानी कि हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो ध्यान देने का, ए क्वाइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, एक सिक्का है जो एल्यूमिनियम से बना है, एंड वेट 0.75 ग्राम। इसका मास कितना है, एल्यूमिनियम का बना हुआ एक सिक्का है जिसका मास है 0.75 ग्राम। इट हैज ए स्क्वायर शेप एंड इट्स डायगोनल मेजर्स 17 mm। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड contains equal amount of positive and negative charges. The magnitude of these charges is
मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है, यानी परिमाण पूछ रहा है। और दिया है एटॉमिक मास है एल्युमिनियम का 26.98। चूंकि आप जानते हो कि अपन तो केमिस्ट्री पढ़ाईला है, तो एटॉमिक मास ना भी दिया रहता तो कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो देखो एक क्वाइन इज, एक सिक्का है, चलो हिंदी में पढ़ देते हैं। एक सिक्का है एल्युमिनियम का, किसका है? एल्युमिनियम का सिक्का है, उसका भार है 0.75 ग्राम। सिक्के का जो भार है, सिक्के का, ठीक है, सिक्के का जो भार है, सिक्के का वो कितना है? ये सिक्का है, इसका भार है 0.75 ग्राम। ध्यान रहे सिक्का किसका है? एल्युमिनियम का है, जिसका मोलर भार की बात करें तो 26 पॉइंट कितना दिया है? 26.98, इसे हम लोग 27 लेते हैं, ग्राम पर मोल है। वो ग्राम दिया है एक एटम का, ठीक है। हम एक मोल का बात करेंगे तो यहाँ पे पर मोल लगाएंगे, ग्राम पर मोल, या फिर जब ग्राम लग जाए ना तो ग्राम एटॉमिक मास ही होता है। जिसमें ग्राम लग जाए, केवल अगर ऐसी है तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन अगर ग्राम लग जाए तो समझ जाना कि वो एक मोल का मास दिए हुए है, तो उसको हम ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। चूंकि एक मोल का मास है तो ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का मास 0.75 ग्राम है। बोल रहा है कि देखो न्यूट्रल एंड कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसमें जो ना पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में है, तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा। अभी इधर शेप वगैरह दिया है कि देखो ये क्या है कि विकर्ण 17 mm है, इसका आकृति वर्गाकार है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे आकृति से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है या चार्ज निकालना है तो उसकी आकृति से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। उसका पूरा जब मास हमें पता है तो मास में हम लोग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, पूरे मास में। अब शेप चाहे जैसा भी रहे उससे हमें क्या लेना देना है, ठीक है, हम पूरे में ही। अब मान लो 100 ग्राम का हमारे पास एल्युमिनियम है, तो 100 ग्राम के एल्युमिनियम को हम वायर बना दे, चाहे उसको स्फीयर बना दे, चाहे हम कोई भी शेप में ढाल दे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेंगे, ठीक है। शेप से कोई चेंज नहीं, कोई मतलब नहीं, बस ऐसे ही दिया है। तो अब चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए हमारे पास है बच्चों की एक क्वाइन है, क्वाइन माने सिक्का, सिक्का है, ठीक है। सिक्का किसका है भाई? एल्युमिनियम का है। भार कितना है? 0.75 ग्राम है, ठीक है, 0.75 ग्राम भार है इसका। अब जरा ध्यान से देखो, बताएं कि मोलर मास जो है एल्युमिनियम का मोलर मास, जिसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर मास एल्युमिनियम का कितना दिया है? 26.98 ग्राम दिया है, ठीक है, 26.98 ग्राम। और मोलर मास का मतलब आप समझते हो कि एक मोल का मास, और एक मोल का मतलब हम समझते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एल्युमिनियम के एटम, एक मोल का मतलब इतना, एवोगाड्रो संख्या। तो इतने एल्युमिनियम के मेटल का मास जो है वो कितना है होगा? मोलर मास के बराबर 26.98 ग्राम होगा, ठीक है, 26.98 ग्राम होगा। अब समझो इतना एल्युमिनियम में उतना मास है, ठीक है, यानी 26 पॉइंट, जरा ध्यान से देखो, 26.98 ग्राम एल्युमिनियम का मतलब हुआ कि कितना एटम? इसका मतलब हुआ 6.022 गुने 10 के पावर 23 एल्युमिनियम के एटम। इतने एल्युमिनियम के एटम होंगे कितना में? 26.98 में, ठीक है। इसलिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि 1 ग्राम एल्युमिनियम में कितना एटम होगा? एल्युमिनियम का 1 ग्राम में कितना होगा? तो भाग हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 26.98। इतने एल्युमिनियम के एटम होंगे, इतने एल्युमिनियम के एटम होंगे 1 ग्राम में। लेकिन हमारे पास बच्चों 1 ग्राम नहीं है, हमारे पास है 0.75 ग्राम। कितना है? 0.75 ग्राम। तो 0.75 ग्राम में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई कितना? 26.98 और इंटू हम कितना में चाह रहे हैं? 0.75 में, तो हो जाएगा 0.75। इतने तो हमारे पास एल्युमिनियम के एटम आ गए। इतने क्या आ गए? एल्युमिनियम के एटम आ गए, इतने सारे एल्युमिनियम के एटम आ गए, इतने सारे।
अब बोल रहा है कि इस पे टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव दोनों में से कोई भी, क्योंकि बोला है कि दोनों इक्वल है, तो दोनों में से कोई भी चार्ज ज्ञात कर दो, मैग्नीट्यूड ज्ञात कर दो, परिमाण कि आवेश का परिमाण कितना होगा। तो आप जरा समझो बच्चों, आप जरा समझो कि यहां पे समझ लेते हैं कि एल्युमिनियम में आप जानते हो कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। 13 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 13 ही है। जब तक न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन 13 होगा, और प्रोटॉन भी कितना होगा, 13। तो एक एल्युमिनियम एटम पे अगर हम चार्ज चाहें, एक एल्युमिनियम एटम पे कितना चार्ज होगा, तो एक एल्युमिनियम एटम में 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज एक पे होगा, 13 गुने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना का पॉजिटिव और इतना का ही निगेटिव चार्ज, यानी एटम तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूक्लियस में इतना का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों के पास इतना का निगेटिव चार्ज एक एल्युमिनियम एटम के पास रहेगा, क्योंकि एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है एक एल्युमिनियम एटम के पास, तो एक के पास 13 इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज होगा। तो हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल इतना है। तो अगर हम इसको यहां से यहां बनाएं, आगे यहां बनाएं, तो टोटल चार्ज मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, केवल प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, तो टोटल चार्ज हमारे पास हो जाएगा, इतना एटम है, इतना एटम है, और एक एटम पे कितना चार्ज है, एक एटम पे चार्ज है 13 गुने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना एक एटम पे चार्ज है। और हमारे पास एटम का संख्या कितना है, एटम का संख्या है अपने पास 6.022 गुने 10⁻23 गुने 0.75 और बटा में कितना है 26.98, इतना है। ठीक है, तो जब आप सोल्व करोगे सब, तो देखो 23 है, 23 में से 19 जाएगा तो फिर से 10 के पावर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद ये सब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको ए बच गया आपका ये वाला, और ए वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे भाग देना पड़ेगा। तो सब कुछ करोगे उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। 3.47 इंटू 10⁴ इतने क्या होंगे, इतने चार्ज होंगे, इतना का चार्ज होगा। 3.47 इंटू 10⁴ का कुलम्ब का चार्ज होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, एक अच्छा सवाल था। 3.47 इंटू 10⁴ कुलम्ब, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब गुना भाग करना है, कॉम्प्लिकेटेड गुना भाग है तो आप कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हो यहाँ पे, नहीं तो फिर राउंड फिगर में करो, लगभग आंसर आएगा जैसे हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg contains 4 into 10⁻20 एटम्स। 1 kg का एक वस्तु है, ठीक है, जिसके पास कितने परमाणु है, 4 गुने 10⁻20 परमाणु है। इतने परमाणु है, जरा ध्यान दो। 1 kg का एक वस्तु है, वस्तु कितना का है, 1 kg का एक वस्तु है, ठीक है, 1 kg का एक वस्तु है, इसके पास परमाणु इतना है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इतना नहीं है, परमाणु इतना है, 4 गुने 10⁻20 परमाणु है। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम, यानी प्रत्येक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, प्रत्येक परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो जब प्रत्येक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भाई जितना परमाणु है उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अरे भाई देखो, मेरे पास मान लो 5 गो झोला है, कितना झोला है, 5 गो झोला है, और पांचों झोला में से एक गो सेब निकाल के हम आपको दे रहे हैं, तो सब झोला में से एक गो सेब निकालेंगे तो आपको कै गो सेब देंगे, 5 गो। तो वही बात हुआ कि टोटल एटम इतना है और प्रत्येक एटम में से एक गो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कि 1 ग्राम पे 1 ग्राम जो वस्तु है, चूंकि 1 kg में इतना है, ठीक है, 1 kg में, तो 1 ग्राम में कितना चार्ज बाहर निकल जाएगा, यानी कितना पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना हिंदी के तो आप लोगों को फीलिंग आती नहीं है। 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु में कितने परमाणु है, 4 गुने 10⁻20 परमाणु है। यदि ठोस के प्रत्येक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है, ठोस के प्रत्येक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है, तो 1 ग्राम ठोस द्वारा प्राप्त किया गया आवेश क्या होगा, 1 ग्राम ठोस कितना आवेश प्राप्त करेगा। तो देखो भाई,
ध्यान से सुनना। पहले तो हम ये कर लेते हैं, चूंकि 1 केजी में कितने एटम है, 1 केजी में कितने एटम है, इतने एटम है, 1 केजी में इतने एटम है, ठीक है। तो जितने एटम है प्रत्येक में से एक गो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 केजी से रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, 1 केजी से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हुआ, तो जितना एटम की संख्या है, क्योंकि सब में से एक गो निकल रहा है, तो 4 गुने 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। 1 केजी से इतना इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 1 केजी को हम देखो लिख सकते हैं, 1 केजी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम से कितना निकल गए? 4 गुने 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। 4 गुने 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कि 1 ग्राम से कितना इलेक्ट्रॉन निकल गए, बताओ। तो 1 ग्राम से निकल गए 4 गुने 10 के पावर 20 और बटा में 1000 इलेक्ट्रॉन, इतने निकल गए, ठीक है। 1000 से 3 जीरो काट देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन टोटल निकला, बताओ। 1 ग्राम से टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 ग्राम से टोटल इलेक्ट्रॉन निकला कितना, टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गया 4 गुने 10 के पावर 17, 4 गुने 10 के पावर 17 इलेक्ट्रॉन निकल गया 1 ग्राम से, ठीक है। चूंकि 1 केजी में इतना है, अब सब में से एक गो निकल रहा है, तो 1 केजी में से कितना निकला, 4 गुने 10 के पावर 20 निकला। 1 केजी को 1000 ग्राम लिखते हैं, 1000 ग्राम में से इतना निकला, तो 1 ग्राम में से 1000 से भाग देंगे तो 4 गुने 10 के पावर 17 इलेक्ट्रॉन निकला। अब चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4 गुने 10 के पावर 17 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना पॉजिटिव आएगा, तो 1.6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 टू द पावर -19 इतना चार्ज आएगा। तो क्या हो जाएगा, 16 चौके 64, 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना, -17 में 19 गया तो -2 कूलम। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम चार्ज आएगा किस पे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकाला गया उस पे। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, बस खत्म। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन थे। तो अच्छे लेवल के सवाल आप कह सकते हो, जेईई मेंस और नीट के पैटर्न पे सवाल कह सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी जो डिजाइन किया है फिंगर टिप्स का बुक, वो स्पेशली जेईई मेन और नीट के लिए है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन हो गया। जेईई एडवांस में क्वांटाइजेशन से क्यों ही सवाल पूछेगा, जब उसको पूछना होगा कूलम्ब्स लॉ से पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पूछेगा, ठीक है। यहां से क्यों पूछेगा। तो ये जो लेवल है जेईई मेंस और नीट का था, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा खत्म हुआ। अब कल बच्चों, कल यानी कि 11 फरवरी को शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलेगा, उसमें हम कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो अगर कूलम्ब्स लॉ में आपको कोई दिक्कत है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का जो कहानी है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का कहानी समझने में आपको दिक्कत होता है, रिलेटिव परमिटिविटी आपको समझ में नहीं आया है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है नहीं समझ में आया, या फिर मान लो कि एक मीडियम है या फिर हमारे पास वाटर है और इसमें हम NaCl डालते हैं तो घुल जाता है, क्यों घुल जाता है, ये सारी बातें आपको अगर समझनी है तो कल का लेक्चर देखना। कल से हम लोग लाइव क्लास, बेसिक लेक्चर थे इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया। अब जो होगा इंपॉर्टेंट चैप्टर का सेक्शन प्राप्त आने वाला है, तो इसलिए अब जो भी करेंगे लाइव में करेंगे, ठीक है। तो कल का टॉपिक हमारा है कूलम्ब्स लॉ। एक दिन में खत्म नहीं हुआ कूलम्ब्स लॉ, बहुत आराम से हम लोग बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। पहला में लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, परमिटिविटी पढ़ेंगे, दूसरा में वेक्टर फॉर्म उसका देखेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तीसरा में देखेंगे। ऐसे करके बड़े आराम से बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जाके हमको करना है चीजों को, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।